अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 64 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का 64, 60 और 4 64। कल हमने बात शुरू की थी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में, और पहली बात उसमें की थी इशुएंस ऑफ शेयर्स की, कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इशू करने वाले को पैसे आते हैं कि वो पैसे पे करता है। हाँ, जो खरीदेगा उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे पे करता है। लेकिन हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जब भी वो कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उसको कैश आएगा, ठीक है। और कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। दूसरी बात हमने ये की थी कि शेयर कैपिटल के अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू ने आना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू हुए हैं तो शेयर प्रीमियम में डालेंगे, और अगर कम पे हुए हैं तो शेयर डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर ज्यादा पैसों पर शेयर इशू किए तो कैश ज्यादा आ गया, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, बाकी शेयर प्रीमियम में। अगर कम पैसों पर शेयर इशू किए फेस वैल्यू से तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही आई, कैश कम आया, बाकी शेयर डिस्काउंट, और फेस पर ही नेगेटिव साइन से शेयर डिस्काउंट आ रहा है। दूसरी बात हमने जो कल की थी वो थी डिविडेंड्स की। डिविडेंड की एंट्री दो तरह की हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड दो तरह का होता है, एक कैश डिविडेंड, दूसरा बोनस। एंट्री यहां से ड्राइव की थी कि ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट का आपको पता था। कंपनी केस में ड्रॉइंग्स को हम कह देते हैं डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड डेबिट करके कैश क्रेडिट किया था। फिर मैंने कहा था क्योंकि कंपनी के केस में कोई एक ओनर तो होता नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स होते हैं, तो सारे इकट्ठे नहीं आ जाते कैश लेने के। हम ये एंट्री उसी दिन कर दे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश, ये डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। फिर हमने एंट्री को थोड़ा और आगे बढ़ाया था और कहा था कि एंट्री हुआ करेगी डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। जैसे जैसे ये आते रहेंगे पेएबल डेबिट करके, कैश क्रेडिट करके उनकी पेमेंट करते रहेंगे, क्योंकि ये उनकी अमानत है हमारे पास, हम पे लायबिलिटी, जब तक आ नहीं जाएंगे हम संभाल के रखेंगे। कुछ कोई महीने बाद आए, कुछ 6 महीने बाद आए, कुछ साल बाद आए, हमने इसको अपने पास रखना है अमानत, ठीक है। फिर अगली बात आखिरी हमने की थी, जागते जागते सुने, कि ये डिविडेंड डेबिट कहां होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो फिर कैश डिविडेंड की एंट्री बनी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कम हो रही है, क्यों? क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े, ठीक है। फिर हमने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास कैश नहीं होता तो वो मुफ्त में शेयर्स बांट देते हैं, तो डिविडेंड जब भी बटेगा उसने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करना है। अगर कैश नहीं क्रेडिट हुआ, नए शेयर इशू कर दिए हैं, तो फिर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो फिर बोनस शेयर्स की एंट्री हमने क्या सीखी थी, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और डिविडेंड कहां डेबिट होता है, रिटेन। तो बोनस डिविडेंड की एंट्री बनी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ये हमेशा किससे होगी, विद फेस वैल्यू। डन हो गया। अगली बात हमने की थी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड दो तरह का होता है, एक फाइनल और दूसरा इंटरिम। इधर एंट्रीज नहीं है, इधर सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि कौन सी वाली एंट्री हमने डिविडेंड की करनी है, जिस साल में खड़े हैं उस साल में, ठीक है ना। क्योंकि आपको आगे जाकर सवाल, टर्म टेस्ट में भी ऐसा सवाल आएगा, डिविडेंड्स की बारिश हुई होगी, 6 7 8 डिविडेंड होंगे मिसाल के तौर पर, उसमें से 20 की आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनानी है, तो 6 7 डिविडेंड में से आपने देखना है कि हमने हमारे साल के अंदर कौन कौन से डिविडेंड की एंट्री करनी है। तो 20 के अंदर फाइनल ऑफ 19 आ सकता है और इंटरिम ऑफ 20, ठीक है। किसी भी साल का प्रॉफिट उस साल में फाइनल नहीं होता, इसलिए 20 के साल का प्रॉफिट कभी 20 में फाइनल नहीं होगा, वो कहां फाइनल होगा, 21 में। तो फिर डिविडेंड ऑफ फाइनल डिविडेंड 20 का कब आया करेगा, 19 का फाइनल 20, 20 का फाइनल 21, 21 का फाइनल 22, ठीक है। तो हर साल का फाइनल उससे अगले साल में आता है। लेकिन इंटरिम क्या होता है, 6 महीने के प्रॉफिट्स देखे, 9 महीने के प्रॉफिट्स देखे, उनकी बेस पर फाइनल प्रॉफिट दे, इंटरिम प्रॉफिट्स की बेस पर भी डिविडेंड बांट दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इंटरिम। तो इंटरिम डिविडेंड जिस साल का हो उसी साल में आएगा। 20 का इंटरिम 20 में, 21 का इंटरिम 21 में, 19 का इंटरिम होगा तो 19, ठीक है। फिर एक और बात भी मैंने की थी, फाइनल डिविडेंड नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन इंटरिम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3 महीने के प्रॉफिट्स, बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं यार, दे दें, यहाँ पे इंटरिम आ गया। 6 महीने के प्रॉफिट देखे, फिर इंटरिम ले लिया। 9 महीने के प्रॉफिट देखे, फिर इंटरिम ले लिया। तो इंटरिम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फाइनल नॉर्मली एक ही होता है, ठीक है। ये डिस्कशन हमने इसलिए की थी ताकि हमें पता लग सके कि हम किस साल की जो है वो चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं और उसमें कौन कौन से डिविडेंड्स आने हैं। फिर जी सर, ये जब हमने बोनस डिविडेंड दिया, जी बच्चों, माजरत, आमिर भाई की बैटरी का मसला बन गया था। ओके, तो बात हो रही थी भाई के सवाल की। जी क्या सवाल है? सर ये जब हम बोनस डिविडेंड देते हैं, बोनस डिविडेंड जब हम देते हैं शेयर देते हैं, लेकिन तो शेयर देते हैं लेकिन पैसे नहीं आते, शेयर कैपिटल कैसे, तो शेयर नहीं देते। नहीं कैपिटल, देखो प्रिंटिंग मशीन, देखो डिविडेंड बांटना था, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कर लिए, कैश नहीं पड़ा था, प्रिंटिंग मशीन ऑन की, नए शेयर इशू किए। जब नए शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा। शेयर्स बढ़े के नहीं बढ़े, बिजनेस के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े के नहीं बढ़े, फेस वैल्यू के हिसाब से बढ़े, वो पैसे हमारे पास कैश में नहीं पड़े थे,
कैश वो नहीं लाए थे, हमने रिटेन्ड अर्निंग में से वो पैसे निकाले और शेयर कैपिटल में डाल दिए। इस तरह से काम होती है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, शेयर कैपिटल क्रेडिट, पैसे तो डेबिट नहीं हुए, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कर ली, वहां से अपने ही रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकाले, शेयर इशू कर दिए, ठीक है। कभी भी उससे ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ फेस वैल्यू पे। बोनस शेयर्स के बारे में अभी अभी तो देखा आपने, ये एंट्री के साथ भी मैंने लिखा हुआ था इतना बड़ा बड़ा, ऑलवेज पास दिस जेई यानी जनरल एंट्री विद फेस वैल्यू, कभी भी इससे ऊपर नहीं जाना, ओके। ये प्रीमियम श्रीमियम पे नहीं आता, मुफ्त में शेयर बांट रहे हैं, प्रीमियम पे बांट रहे हैं, नहीं, फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू जी। और अच्छा जी, ये सवाल नया नकोर हो चुका है, इसके ऊपर 2 लाइनें लगी हुई थी, वो आज हट चुकी हैं, इसमें राइट इशू भी हम करेंगे। लेकिन इस सवाल के अंदर साकिब भाई ने जज्बाती होकर वो चीज भी काट दी जो नहीं काटनी चाहिए थी। खैर, पॉइंट 17 का प्रॉफिट यहां तक मैंने ऐसे किया था ना जी, ठीक है। और स्टार्टेड बिजनेस, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं था, तो मैंने कहा था अच्छा ये ऐसे होता भी नहीं है नॉर्मली। कोई IAS 8 का सवाल हो जिसमें वो आपका रिक्वायर्ड बैलेंस कोई शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स का गायब कर दे तो कर दे, वरना नॉर्मली होता ही ऐसे है कि यूं पॉइंट लिखा होता है, सवाल शुरू होता है तो यूं पॉइंट लिखा होता है, ओपनिंग बैलेंसेस एज ऑन यकम जनवरी 18। क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंसेस एज ऑन यकम जनवरी 18 आर शेयर कैपिटल 50 मिलियन, ऊपर रुपीज इन मिलियन लिखा होता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स 30 मिलियन। ये इस तरह से ना, ये आपको एडजस्टमेंट के तौर पे बात बता दी जाती है, आपको निकालना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर वैसे ही एक रफ सी वर्किंग बनाऊं, जो कि कल मैंने ओपनिंग डायरेक्ट लिख दिए थे, मसला कोई नहीं है, मैंने कहा था घर बना लेना, वो रफ सी वर्किंग कुछ ऐसी होगी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2017 की अगर मैं बना रहा हूं तो 2017 में शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, ओपनिंग नील है, क्योंकि ओपनिंग किस दिन आना है? यकम जनवरी 17 को, और ये बिजनेस इस दिन शुरू हुआ था, ऐसे ही है। उसके बाद हमने कहा था जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2017 में कमाया है इन्होंने, नहीं पहले बिजनेस स्टार्ट करें, पहले वो 50 मिलियन घर से लेकर आए ओनर्स, ये 17 की बात है जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सवाल में ओपनिंग दिए होते हैं, नहीं होंगे तो जबानी भी निकल सकते थे, इतने आसान थे, कल किया भी था हमने, ठीक है। तो कैश लाए, शेयर इशू किया हमने, किधर गया वो शेयर इशू वाला भाई? शेयर इशू किया तो वो कैश लाए, एंट्री हुई कैश, दिमागों में डेबिट, ठीक है ना। यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल होता है, शेयर प्रीमियम आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, इवन सरप्लस होता है, इक्विटी, लायबिलिटीज और एसेट्स, ये 3 चीजें अलग अलग हैं बैलेंस शीट में। हम इसे बात कर रहे हैं इक्विटी की, तो इक्विटी के अलावा कोई भी चीज होगी ना उसको मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, दिमाग में एंट्री करेंगे। तो कैश आया वो यहां पे तो नहीं, इक्विटी का पार्ट नहीं, वो एसेट्स में डेबिट होगा, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, यहां पर फ्रेश कैपिटल, ठीक है, सही है। शेयर इशूड लिख दे, शेयर इशूड लिख दे, जो भी है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस चला और 17 वाले साल के अंदर प्रॉफिट आया 30, और कुछ भी बाटा शाटा कोई नहीं हमने, तो ये क्लोजिंग बैलेंस थे, क्लोजिंग 31 दिसंबर 17, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे कल, ठीक है। क्लोजिंग 31 दिसंबर 17 का, ये यकम जनवरी 18 का ओपनिंग बनेगा, ऐसे ही, और ठीक है ना। यहां से हमने कल काम शुरू किया था। चले अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आज यहां बनाते हैं। हमारी कंपनी का नाम है एक्स कंपनी, एक्स कंपनी। देखो ये 5 चीजें मैंने आपको बचपन से सिखाई हुई है, बात जरूरी है। रिपोर्टिंग एंटिटी नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर एज ऑन, ठीक है। रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज है, डॉलर है, दिरहम है, दिनार है, किस में बना रहे हो, ठीक है। और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, या रुपीज में ही है, ठीक है। तो ये 5 चीजें, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये 5 चीजें लाजमी लिखा करें, ठीक है। टैक्स कंपनी, रिपोर्टिंग एंटिटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और देखो ना वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, कैसे शॉर्टकट यहां पे रिक्वायरमेंट है, सब कुछ पूरा पूरा लिख रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, ठीक हो गया जी। अगली बात, ऐसे ही सवाल पढ़ लेना, चाहती तो मार ले। ये कल जो एंट्री नहीं थी आज नजर आ रही है, नवंबर में हमने राइट शेयर्स इशू किए हैं। राइट शेयर्स क्या होते हैं वो बताया हुआ है वैसे IAS 23 में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना। हमारी अकाउंटिंग पे इससे कोई असर नहीं पड़ता कि नए ओनर्स हैं या एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, हमारी तरफ से शेयर्स इशू हुए हैं तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स वाली एंट्री आएगी, ठीक है। बस बात देखने वाली ये है कि कितने गया, ये ₹13 पर इशू किए हैं, जब इस वैल्यू 10 है तो प्रीमियम आएगा, इसलिए मैं कॉलम एक बनाने लगा हूं, ठीक है। अच्छा, तो शेयर कैपिटल का कॉलम पहले से ही था, इसका तो ओपनिंग होना है,
मैं शेयर प्रीमियम इसके साथ ही रख रहा हूं, जरूरी नहीं है तरतीब ये हो, आप रिटेन अर्निंग्स के बाद भी कर सकते थे, लेकिन जरा करीब होंगे ना एंट्री, बाद में जब नजर आएगी तो इजी रहेगा, इसलिए मैंने इनको साथ रख दिया। ठीक है, शेयर कैपिटल आ गया, शेयर प्रीमियम आ गया, रिटेन अर्निंग्स आ गई, उसके बाद आपने आगे 3 कॉलम्स की जगह छोड़ देनी है। ठीक है, ऐसे प्लान करना है, वो जो चीजें होंगी वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, आखिर में तो टोटल आना है। ठीक है ना, हमारे सवाल में तो ये 3 कॉलम की जगह आपने छोड़ देनी है, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी इंशाल्लाह। ठीक है, डन, करें शुरू करें, नहीं करना निकल दो क्लास से, फिर हम तो शुरू करें। ओपनिंग बैलेंस जी, रिपोर्टिंग करेंसी भी लिखी थी, रिपोर्टिंग करेंसी है जी रुपीस, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ है इन मिलियंस, 1000 में तुम कर लेना जी, सारी चीजें पूरी, मार्कर को और चेक कर जी। ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 18, हाँ ये अच्छा है जी। ये ओपनिंग बैलेंस ऐसे निकालने की जरूरत मैंने कहा नहीं पड़ती, नॉर्मली सवाल में इस तरह से पॉइंट 1 लिखा हुआ करेगा ओपनिंग बैलेंस, या यूं लिखा होगा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 17, या बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 18, और ये लिखा होगा शेयर कैपिटल 50 है, रिटेन अर्निंग्स 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग या इस साल का ओपनिंग यहाँ पे डायरेक्ट आकर लिखेंगे 50, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 30, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब ये डिब्बा तो हो गया था ना, ये डिब्बा क्या था, 50 लाए 30 कमाया, खत्म, अब अगला साल शुरू हो रहा है। इस साल में ओपनिंग बैलेंस के बाद मैंने कहा था इस साल में 45 मिलियन का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देता हूं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर कैपिटल में आएगा, शेयर प्रीमियम में, रिटेन्ड अर्निंग्स में। प्रॉफिट्स कहां जाते हैं, निकलते कहां हैं, ये निकलते कहां है प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या हो गया, प्रॉफिट्स कहां निकलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर जाके ऐड कहां हो जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है, सादा बात को भी सादा ना लेना, जिंदगी भर यही उसूल रखना बदतमीजों जी। तो प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में आकर ऐड होता है, बढ़ाता है, उनको क्रेडिट करता है। कल दिखाया था रिटेन्ड अर्निंग्स का लेक्चर, दोबारा दिखाऊं, ये सही है। रिटेन्ड अर्निंग्स को प्रॉफिट बढ़ाते हैं या कम, प्रॉफिट्स रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रॉफिट है तो रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएं, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, क्रेडिट मतलब यहां पर ये इस स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में हर चीज की नेचर क्रेडिट है, क्योंकि इक्विटी सारी की नेचर क्या है, क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएगा। सही है, समझ आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद ये कल की रिवीजन चल रही है, अभी आज वाला काम शुरू नहीं हुआ। इन मार्च 18 फाइनल डिविडेंड 17, इग्नोर 17 है, हम तो 18 में है, आगे चलें। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, 17 का फाइनल तो आता ही 18 में है, ये तो लाजमी है रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो फाइनल ऑफ 17 इन 18, तो 18 में आया फाइनल डिविडेंड ऑफ 17। अब ये हो गया डिसाइड कि ये फाइनल ऑफ 17 है, 18 में आना है, इसकी एंट्री यहां होनी है। अब अगली बात चेक करते हैं, एक और बात बताऊं, ये मैंने लिखना आपको बताना भूल गया था। ये देखो फाइनल डिविडेंड है, डिसाइड हो गया। अब फाइनल में वो सिर्फ कैश बांटें, सिर्फ बोनस दें या दोनों दें। इंटरिम डिविडेंड दिया है, अच्छा जी, सिर्फ कैश दे दें, सिर्फ बोनस दे दें या दोनों दे दें, ये हो सकता है। ठीक है ना, वो हमने डिसाइड ये करना है टाइम से कि हमने किस एंट्री को करना है। जब वो डिसाइड हो गया तो अब डिविडेंड कैश है, बोनस है, दोनों है, एट अ टाइम हो सकते हैं। वो एंट्रीज हमने 2 ही देखी हैं, वो इसी हिसाब से होंगी। ठीक है, अच्छा जी, कहां थे हम, यहां थे हम। अनाउंस किया है इन्होंने 15% डिविडेंड, और ये कौन सा डिविडेंड है, कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड की एंट्री मैं नहीं दिखा रहा, आप बताएं ना, रिटेन्ड अर्निंग्स को बोला करो डायरेक्ट। डिविडेंड चलो बोल भी दिया तो कोई बात नहीं, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करके फिर डिविडेंड को डेबिट कहां करना है, रिटेन्ड, यूं बोल दिया। ठीक है, तो कैश डिविडेंड की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल। अच्छा, डिविडेंड पेएबल क्या इक्विटी में नजर आता है, नहीं, वो तो ये भी बैलेंस शीट में आता है, वो लायबिलिटीज में पड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात ये है कौन सा, कैश डिविडेंड। तो यहां पर एंट्री करनी है। अब यहां पर जो 15% करना था ना, अब आपका कल फुल ज़हन बना हुआ था, यहां पे हम 15% लेंगे। नहीं, ज़हन तो ये बना हुआ था ना, जब मैंने कहा था उसूल लिख लो, वो उसूल भी हटा दिया साकिब ने, अस्तगफिरुल्लाह। देखो नाम डिविडेंड, क्या डिविडेंड को क्या कहा हमने, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब दिल में तो यही आ रहा था कि जब प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये परसेंटेज भी प्रॉफिट्स पे लगे, लेकिन एक उसूल लिखा जिसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मैंने यहाँ पे रूल लिखवा, ये रूल है, रूल, इसकी भी वजह भी बताता हूं कि डिविडेंड परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस, इज ऑलवेज अप्लाइड टू
लेटेस्ट मतलब जो करंट हो, ठीक है ना, लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस, ठीक है। ये उसूल लिखा कल और सवाल तो हमने कर लिया कि डिविडेंड परसेंटेज लेटेस्ट शेयर कैपिटल पे लगती है के बैलेंस पे, ठीक है। ओपनिंग नहीं, आगे जाके इशू भी तो हो सकते हैं, उसके बाद डिविडेंड आ सकता है, वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब ये करते क्यों है, इसकी बात कल उधार थी, आज सुन लें। वैसे मैंने कहा था 1 मिनट ही है, लेकिन पहले उसूल याद कर लो, पर्चा पास करने की बात तो यहां से हो जाती है पूरी। पर्चा तो इस बात से ही पास हो जाता है, लेकिन ये परसेंटेज प्रॉफिट पे क्यों नहीं लगती, ये एक शेयर कैपिटल के अमाउंट पे क्यों लगती है, इसकी बड़ी आसान सी लॉजिक है, ठीक है। बस कल बताई नहीं, अब सुनो। ये 50 रुपया ये जो ओनर्स घर से लाए हैं, ये इन्होंने कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट। क्या लफ्ज बोला आपने, ये इन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब जो ये शेयर होल्डर होते हैं ना, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ये देखना चाहते हैं कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट अगर यहां पर ना होती और ये मैं पैसे कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे वहां से कितना रिटर्न मिलता। रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट। तो जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को कंपेयर करना चाह रहा होता है ना, तो प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। वो यूं कहेगा ना, 50 इधर डाला 15% मिला, 50 मैंने इस कंपनी में डाला 15% मिला, अगर यही 50 में बैंक में रखवाता तो शायद 8% 10% मिलता। वो कंपेयर किसको कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट को। अगर यहां ना करता तो वहां तो कहता हाँ देखा, ये फायदा भी हलाल भी है, फायदा भी ज्यादा मिल गया। रिस्क है, कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे शेयर कैपिटल, लेकिन ये हलाल बिजनेस है ना, कभी कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम आएंगे तो कम मिलेगा, लॉस आएगा कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो हाई रिस्क होता है लेकिन हाई रिटर्न होता है। नॉर्मली बैंक में पैसे रखवाएं तो कम रिटर्न मिलता है, कंपनी के डिविडेंड ज्यादा होते हैं। खैर छोड़ें इस बात को, बात लंबी हो रही है। सादा बात, आपके इन्वेस्टर ने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है कि अगर यहां कंपनी में इन्वेस्ट ना करते हैं पैसा तो कहीं और करता तो कितने परसेंट मिलता। तो फिर डिविडेंड हमेशा किस पे अप्लाई किया जाता है, शेयर परसेंटेज से। डिविडेंड परसेंटेज किस पर अप्लाई की जाती है, शेयर कैपिटल के बैलेंस पे, प्रॉफिट पे कभी नहीं करनी, अनलेस कि वो खुद कह दे प्रॉफिट के इतने परसेंट डिविडेंड बांटो, वो एडजस्टमेंट में होगा, वरना वो रूल के बाद वो एक्सेप्शन सवाल खुद बता देगा। रूल यही है कि डिविडेंड परसेंटेज जो होती है वो हमेशा शेयर कैपिटल के बैलेंस पर अप्लाई की जाती है, शेयर कैपिटल पे। जी बोले। ये जो फाइनल है जी, ये तो इधर देखने 18 में हम नए शेयर इशू करेंगे। शेयर इशू नहीं कर रहे, हम कैश दे रहे हैं। कैश दे रहे हैं, शेयर कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। शेयर कैपिटल कैसे ज्यादा होगा, कैश डिविडेंड की एंट्री क्या है मेरे बेटे, ये देख, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, इसमें कहां शेयर कैपिटल आ रहा है। शेयर कैपिटल अभी नहीं बढ़ा, बढ़ने दो अगली एंट्री में, अगली एंट्री पहले सोच रहे हैं अभी, है ना। अभी भाई कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड में शेयर्स इशू होते ही नहीं है। कैश डिविडेंड में क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से पैसे निकालते हैं और ओनर्स को बांट देते हैं, ऐसे करके बांट देते हैं। ले जाओ घर, जाओ ले जाओ सब्जी घर, फ्रूट ले जाओ, ले जाओ घर, ले जाओ, ये पैसे पकड़ो। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है ना। अच्छा जी, तो एंट्री हुई, ये डिसाइड हो गया जी। 50 लेटेस्ट है, 50 पर आपने 15% लगाया, 7.5 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल चूंकि लायबिलिटीज में आता है तो वो क्रेडिट हुआ है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा शेयर में चेंज इक्विटी के अंदर। ठीक हो गया, चलें आगे। 0.5 ये भी कल हो गया था। इन सितंबर 18 इंटरिम डिविडेंड इन अनाउंस्ड। अब उसने ये नहीं लिखा कि ये कौन से साल का इंटरिम है। इंटरिम अगर अनाउंस हुआ है तो 18 में है तो 18 का ही है, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी उसको, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड 18 में दिया है और खैर से कैश भी है और बोनस भी है, ठीक है। तो यहां पे हमने आकर लिखा इंटरिम डिविडेंड ऑफ 18। अब ये कैश भी है और ये बोनस, सर्फ एक्सेल भी है और बोनस भी है। लेकिन देखो आपके शेयर कैपिटल का बैलेंस आज भी 50 ही है, ₹50 मिलियन, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है उसके पास है 50 और 50 ही पकड़ेंगे। बताएं जी, कैश का 4% का और बोनस का 6%। अब दोनों की एंट्रीज डिफरेंट है। कैश डिविडेंड की एंट्री अभी बोली थी आपने, फिर बोलो। हाँ, पास होने वाले एंट्रीज बोलते हैं, बस फेल होने। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल ₹2 है ना, डन। और बोनस डिविडेंड की एंट्री सब इधर देखें, सब इधर देखें। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर इशू किए, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से, 3 से, डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। यानी बोनस इशू एक ऐसी जर्नल एंट्री है जो इक्विटी के फेस पे अपना डेबिट क्रेडिट दिखाएगी। बोनस शेयर इशू होंगे तो डेबिट भी इधर नजर आ रहा है, क्रेडिट भी, क्योंकि हमने रिटेन्ड अर्निंग्स से पैसे निकालकर और शेयर कैपिटल में डाल दिए एक तरह से, ठीक है ना। तो ये दोनों एंट्रीज यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। हाँ, शेयर कैपिटल को डेबिट होना चाहिए। क्यों, शेयर्स कम हो रहे हैं, कैपिटल कम हो रहे हैं, कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है। जो शेयर इशू करता है वो पैसे लेता है, उसके अगेंस्ट शेयर्स देता है, उसके शेयर्स बढ़ते हैं। शेयर्स तो कम हो रहे हैं, कैश आ रहा है। कंपनी ने शेयर्स इशू किए,
शेयर कैपिटल बढ़ा के कम हुआ? एक मिनट, कंपनी ने शेयर्स इशू किए प्रिंटिंग मशीन से, पहले उनका वजूद नहीं था, वो शेयर्स इशू किए, नए प्रिंटिंग मशीन से शेयर्स प्रिंट करके निकाले, शेयर कैपिटल बढ़ा के कम हुआ? तो कैश बढ़ा और शेयर्स भी बढ़े। बेटा आपने कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी है? दोनों चीजें बढ़ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि डेबिट बढ़ना और क्रेडिट कम होना ही होता है। ठीक है, आपने सेल की तो सेल भी बढ़ी और कैश भी बढ़ा, फिर ये डबल एंट्री नहीं है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ऐसे ही आपने शेयर्स इशू किए कैश के अगेंस्ट, तो कैश भी बढ़ा और शेयर्स भी बढ़े, शेयर भी बढ़े कैश भी बढ़ा, कैश का बढ़ना डेबिट, शेयर्स का बढ़ना शेयर कैपिटल में क्रेडिट। ठीक है, अगली बात, शेयर्स बढ़े लेकिन कैश नहीं आया, ये बोनस शेयर्स हैं। तो शेयर कैपिटल तो शेयर इशू करने से बढ़ गया लेकिन कैश नहीं डेबिट हुआ, वो पैसे हमने लिए नहीं किसी से, अपनी ही रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल लिए, कहीं से आए नहीं है, तो वो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट होगी। ठीक है, तो ये कोई उसूल नहीं है जिंदगी में कि डबल एंट्री में एक ने डेबिट का मतलब बढ़ना और क्रेडिट का कम होना, यानी एक ने बढ़ना और एक ने कम होना, ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों से बढ़ भी सकती हैं, दोनों कम भी होती हैं। आपने लायबिलिटी पे की, क्रेडिटर को पैसे दिए, तो क्रेडिटर भी कम हुआ, कैश भी कम हुआ। अब डबल एंट्री तो हो रही है, क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, सही कर लें अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये वाला जी, सही है? जाग रहे हैं? आमिर भाई ने भी हाथ हिला दिया कि मैं भी जाग रहा हूं। एक दिन आमिर भाई भी सो गए थे, कौन सी क्लास में? इसी में सोए थे? नहीं, कैफे 2 में, FAR 2 में सो गए थे आमिर भाई, क्लास में बैठे सोए। मैंने कहा आमिर भाई आप पे भी मेरी नजर होती है जी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस की एंट्री, और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये कैश डिविडेंड की एंट्री। ठीक हो गया जी? ये कल वाली बात थी वैसे अभी तक। अच्छा अभी सवाल पूरा होने दो, जो जहन में तुम्हारे बात आ रही है ना वो भी ना आने दो कि 3 अगर ऊपर होता तो क्या होता। अभी नहीं अच्छा सुनने चलें, अब ये बात भाई ने कर ही दी है तो जहनों में ये बात आ सकती है कि ये 3 अगर पहले लिखते हैं ना, सर ने बड़ी गोली कराई है, पहले कैश लिख दिया है, बाद में बोनस शेयर इशू किए, अगर पहले बोनस लिखते 50 की बजाय 53 ना हो जाता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सेम डेट पे है। सेम डेट पर कैश और बोनस इकट्ठा दें तो शेयर कैपिटल का बैलेंस कभी नहीं बदलते। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि हम यूं करके उनको 3 मिलियन रुपए के शेयर पकड़ा रहे हैं और साथ कह रहे हैं इनका डिविडेंड भी ले लो, ये असूल नहीं होता। पैसे आए हैं, शेयर कैपिटल अगर कैश में बांटा है, शेयर कैपिटल अगर कैश में इशू किया है तो पैसे आए हैं, अब उस पर डिविडेंड क्यों बांटते हैं? आपका ये पैसा हमने इस्तेमाल किया, ये पकड़ो डिविडेंड। ऐसे ही रिटेन्ड अर्निंग्स पैसे पड़े हुए थे, ओनर्स के ही थे, हमने उन्हें कहा इनको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लो, उन्होंने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया, तो अब हम क्या कहेंगे? ये आज से शेयर कैपिटल है आपका, इन्वेस्टमेंट है आपकी, अब ये इस्तेमाल होगा तो पैसे कमाएगा बिजनेस तो आपको बांटेंगे। तो जिस दिन शेयर दिए जाते हैं उसी दिन डिविडेंड नहीं दे दिया जाता। ठीक है ना? जिस दिन बैंक ने आपको लोन दिया कह रहा है अगले साल का इंटरेस्ट भी पकड़ा दो, क्या ऐसा हो सकता है? जैसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ अर्सा वो पैसा बिजनेस इस्तेमाल करके रिटर्न देगा ना, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये तो है बात लॉजिक शॉजिक की। ठीक है ना, बुक्स क्लोजर हो जाता है, बुक्स क्लोज होती है, शेयर ट्रांसफर नहीं हो, ये है वो है, छोड़ो इन बातों को, सादा बात याद रखो, अगर कैश और बोनस सेम डेट पर आए तो हमेशा पहले कैश लिख लेना, इससे गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। लॉजिक मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अगर कोई जिद करे नहीं मैंने पहले बोनस ही लिखना है तो फिर ये उसूल लिख लो कि फिर शेयर कैपिटल के बैलेंस को छेड़ना नहीं है, ये सेम डेट में। ठीक है ना, लेकिन ये मुश्किल बातें याद रखना। आसान बात क्या है, इधर आकर इस स्टार लगाएं, क्या लगाएं? इस स्टार एडजस्टमेंट 5 पे, और अपने पास लिख लें, यहां पर बुक्स पे लिख लें या रजिस्टर्स के टॉप पे लिख लें जहां सवाल कर रहे हैं। अगर कैश और बोनस डिविडेंड सेम डेट पर आए, अगर कैश और बोनस डिविडेंड सेम डेट पर आए तो पहले हमेशा कैश डिविडेंड को रिकॉर्ड करना है। अगर सेम डेट पर कैश और बोनस डिविडेंड आ जाए तो पहले हमेशा कैश डिविडेंड की एंट्री करनी है। ठीक है, या डिफरेंट डेट पे होंगे तो फिर जो पहले होगा वही देखना है ना, हद हो गई, डिफरेंट डेट पे होंगे तो। अगर पहले यहां बोनस आ जाता और आज अगर दूसरा आता तो फिर 50 की बजाय 53 मिलियन हो चुका होता। वो देखते हैं, अभी राइट इशू आ रहा है आगे। ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये कल का काम था जी, कल की रिवीजन हो गई, आज का काम शुरू करें। आ जाओ, ये रिकैप था, रिकैप को तुम लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया। वो देखो आधे घंटे से ज्यादा होगी क्लास शुरू, यार तुमने पानी नहीं पिलाया यार। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। अगली एडजस्टमेंट पढ़ें, लेट मी पी द पानी। बस की अंग्रेजी क्या होती है? हाँ, इनफ तो नहीं, वो तो काफी होता है। बस मैंने बोला बस अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे बताओ? मेरे पानी पीने तक सोच लो, इतनी देर एडजस्टमेंट पढ़ लो, वेले हो।
सोच लो, क्योंकि आपने भी क्लास के एंड पे कहना सर बस बस, मैंने कहा नहीं बस थोड़ा सा और पढ़ लो, मैंने कहा बस बस ठीक है चलो नेक्स्ट। इन नवंबर 18 राइट शेयर्स वर इशूड। अब सबसे पहली बात, राइट शेयर्स क्या होते हैं, मैंने IAS 23 में बताया था, फिर सुन लो। राइट शेयर्स कहते हैं इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। भाई ये ना लॉ के हिसाब से तो डिफरेंट बात है, लेकिन अकाउंटिंग में चाहे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एंट्री करें, चाहे न्यू शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे दें, एग्जिस्टिंग को शेयर्स दें, एग्जिस्टिंग को शेयर्स दें, चाहे न्यू को दें, हमारी एंट्रीज यही रहती हैं। कैश आया, शेयर कैपिटल क्रेडिट, फेस वैल्यू से, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट डेबिट। ये चाहे नए आगे सवाल क्वेश्चन बैंक में आएंगे जिसमें आईपीओ भी होगा। आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो राइट इशू नहीं होता, वो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, कोई भी आके बन जाए। राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग ओनर्स को ही मजीद शेयर दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा इससे कोई हमें इससे कोई मसला नहीं है, बस शेयर इशू हो गए ना, जिसको मर्जी गए, हमने तो अकाउंटेंट्स ने कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट वाली एंट्री करनी होती है, ठीक है। ओके अच्छा जी, अच्छा जी। सरना दान का एक मैसेज देखा, मुझे लगा कि शायद मेरी बिस्ती हुई है, कुछ और बात थी, शुक्र है। क्लास आज बहुत लेट होगी ना, 10 मिनट में तो बच्चे यहाँ से निकले, 10 मिनट में क्लास शुरू होती है। बड़ी कोशिश की सर को बातों में जाने की, लेकिन वो फिर भी टाइम पे चले गए। आप लोग थोड़ा सा लेट कर लिया करो उस क्लास को, कभी 2-4 को सवाल एंड पे कर लिया करो। कोई हाल नहीं, तुम नलायक दिन लायक ही ना। अच्छा जी, चले वापस आए। राइट शेयर्स में एक जुमला इस तरह से लिखा होता है, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। क्या मतलब है इसका, जिसके पास 5 शेयर्स हैं ऑलरेडी, उसको एक नया, जिसके पास 10 हैं, जिसके पास 20 हैं, जिसके पास 50 हैं 10, तो जिसके पास 100 हैं, यानी अगर कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 100 हो तो इसका मतलब इसके इश्यू करने के बाद वो 20 रुपए बढ़ जाएगा और 20 शेयर्स बढ़ जाएगा, यानी ये 20% है। ये क्या है, इसको ना, ये इसको अगर कभी ऐसा लिखा भी हो ना, तो इसको हमेशा हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, मुश्किल नहीं है, आसान है। 1 for 5 क्या आता है, लेकिन ये पहला सवाल था ना, इसलिए ये 20% तो आपको निकाल कर ही दिया हुआ है साथ भी, ये दोनों बातें अलग है। ये देखो, नवंबर 18 20% राइट शेयर्स वर इशूड, लेकिन आपको कभी सवाल में ऐसे 1 for 5, 2 for 4, 3 for 5, 1 for 10 कुछ भी रेशो दी हो, आपने उसको हमेशा लिखा हो, सवाल में लिखा हो 5 for 3, ऐसे भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे 5/3 लिखा हो, 1 for 10 1/10, ठीक है, 2 for 3 2/3, ठीक है ना। ऐसे करके आपने परसेंटेज में लाजमी कन्वर्ट कर लेना आपने इसको रिस्क नहीं लेना, ये वरना बड़ा कंफ्यूज कर देता है। ईपीएस के टॉपिक में जाके इस फ्रैक्शन को यूज करेंगे, वहां की वहां देखेंगे। फिलहाल अभी ईपीएस बहुत दूर है, अभी शेयर्स इक्विटी होना है, अभी IAS 8 आना है, फिर कैश फ्लो करना है, उसके बाद देखेंगे शायद एनपीओ भी पहले कर लें, शायद ईपीएस पहले कर लें, लेकिन ये कम से कम कैश फ्लो तक तो हो जाना है, तो आपका लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर फ्रैक्शन यूज करने की बात करेंगे। फिलहाल कभी भी यूज नहीं करना आपने, यहाँ पर बोनस शेयर्स हो चाहे राइट शेयर्स हो, हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करना है, बहुत आसान काम है, आपके सामने लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते क्यों है, यहां पर पूछा था वो भी मिटा दिया, जज्बाती हो गया आज साकिब। मैंने ये बात की कि मिसाल के तौर पे मिस्टर ए के पास 60 शेयर्स थे, बी के पास 30 शेयर्स थे, सी के पास इत्तेफाक से फिगर्स वही आ गई 10 शेयर्स थे, ठीक है जी। ये एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि जब नए शेयर्स इशू होते हैं ना, तो नए शेयर्स इशू होने की वजह से परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग चेंज होने का खतरा होता है। जैसे सी ताक में बैठा था पैसे जोड़ के, कंपनी ने शेयर्स इशू किए नए, सारे जाके भाग के उसने सुबह सुबह जाके खरीद लिए, और फिर डायरेक्टर की सीट पे आके बैठ गया और कहने लगा, जब डायरेक्टर अंदर आने का आज से तो मैं डायरेक्टर हूं क्योंकि मेरे शेयर सबसे ज्यादा हैं, चलो बाहर बैठो, ठीक है, चाह लेके आओ, नहीं होता, वो भी शेयर होल्डर है, बात समझे हैं। तो ऐसे नए शेयर इशू करने से कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ना चेंज हो जाए, इसलिए ये राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट है कि हर 5 वाले को 1 मिलेंगे, यानी कि रेशो ना चेंज हो। जैसे परसेंटेज इस वक्त मैंने नंबर ऑफ शेयर्स अज्यूम किया ना 100, तो परसेंटेज भी क्या बन रही है, वो ये सिंपल कर लिया था ना पिछली क्लास में एग्जांपल को, ये 60% है, ये 30% है इसकी शेयर होल्डिंग, और इसकी शेयर होल्डिंग 10% है, ठीक है। अब हमने क्या किया, राइट इशू किया,
क्या किया जी? राइट इशू। और राइट इशू 1 फॉर एवरी 5 है। 1 फॉर एवरी 5 का मतलब 60 जिसके पास हैं उसको 12 नए मिलेंगे। ये मुश्किल काम है ऐसे सोचना। आप परसेंटेज लगा के देखो, 60 इंटू 20% करो, 60 इंटू 20% करो, 12, 30 इंटू 20%, 6 और 2, यानी नए शेयर्स कितने इशू किए? यही बनता है ना। 100 मिलियन शेयर्स मिसाल के तौर पे पहले थे, हमने 20 मिलियन शेयर्स नए इशू किए शेयर होल्डर्स को, और उनके पुराने हक के हिसाब से उनको मिल गए। अब जब न्यू शेयर होल्डिंग आएगी, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, तो ए के कितने हो गए? बी के, सी के, और टोटल हो गए हैं 120। अब आप चेक करो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, जरा वो सेम ही है। ये बात समझ आई है? ये आज भी क्या है? 72 120 में से कितने परसेंट है? 60, 36, 30% है, और 12। तो इस काम के करने से हमने ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को हिलने नहीं दिया। इसलिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए जाते हैं ना, जिनको राइट शेयर्स कहा जाता है, वो हमेशा इसी तरह से प्रोपोर्शन के अंदर दिए जाते हैं ताकि इनकी शेयर होल्डिंग ना डिस्टर्ब हो। मैं आपस तलवारा ना निकलियां, ठीक है? नहीं तू क्यों ले ले सारे शेयर, उन्होंने कहा रोला ही मुकाओ। राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट में आप प्रोपोर्शनेटली, ताकि उनकी शेयर होल्डिंग ना हिले। तो देख लो वही है, सेम है। ये 30% पे ही रहा, अपनी अपनी औकात पे ही रहे सारे, ठीक है? तो ये ऐसे ये रेलेवेंट बात है, ये सिर्फ समझाना था कि ये 1 for 5 इस तरह की बात क्यों कर दी जाती है, ठीक है ना? छोड़ें इस बात को, ये ऐसे ही थी, ये नोट नहीं करनी। इधर आए, इधर देखें, करनी है तो कर लें, लेकिन ना ये वैसे ही है बस, ये ना बस वैसे इररेलेवेंट बात थी। इस बात को समझाना चाह रहा था कि जो 1 for 5 या 2 for 4 ये ऐसे क्यों करते हैं। जब फ्रेश कैपिटल, जब आईपीओ की जाता है ना, जनरल पब्लिक को पहली बार शेयर इशू किया, फिर ये काम नहीं होता जो जितने आगे खरीद ले। यही तो वो मौका होता है जब ए 60% का मालिक बनता है और बी 30 का, ये वो मौका होता है, ठीक है ना? लेकिन जब एक बार मालिक बन गया है, उसके बाद जब इन्हीं को नए शेयर इशू किए जाएं तो फिर प्रोपोर्शन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है? वो अलग बात है, कोई इंटरेस्ट ना ले वो ना ले, तो फिर उसकी मर्जी है। वो क्या होता है, वो कंपनी पढ़ना जाके, ठीक है ना? अच्छा, वो मेरा काम नहीं है। चलें आगे जी। हमने तो इसकी अकाउंटिंग की बात करनी है। राइट शेयर्स का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर इशू हुए, ये राइट शेयर्स का मतलब है, ठीक है? मैंने इसकी वर्किंग करनी है, ठीक है? एक, और उसमें मैंने 3 स्टेप्स के अंदर आपको, 3 स्टेप्स के अंदर आपको ये राइट शेयर्स की वर्किंग सिखा देनी है, ठीक है जी? तो राइट इशू मतलब राइट शेयर जो इशू हुए, न्यू शेयर जो इशू हुए। राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू हुए, ठीक है? स्टेप 1 में हमें क्या चाहिए हुआ करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स जो ओल्ड भाई ने बोला ओल्ड शेयर्स, ये देखो एग्जिस्टिंग शेयर्स आएंगे 100, तो उसी पर 20% लगा के पता लगेगा ना कि 20 शेयर्स और इशू करने हमने नए, ठीक है? और जब नंबर ऑफ शेयर्स आ गए तो आगे तो फिर रावी चैन ही चैन लिखता है, हमें एंट्री आती है। फिर कैश डेबिट शेयर, अगर प्रीमियम पे है तो ये, डिस्काउंट पे है तो ये, पार पे है तो ये, ठीक है? तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें चाहिए जो नए इशू होने हैं। वो आमतौर पर आपको यूं नहीं देता कि नए शेयर इशू हुए, परसेंटेज देता है, आपको परेशान करता है। अब आप पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। तो स्टेप 1 हमारा होगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे हम इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। मैंने राइट इशू को RI कर दिया, ठीक है? अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये पड़ा तो है 50 जमा 3 53, ये 53 मिलियन रुपए का शेयर्स इशूड हुए हैं। शेयर्स, मेरी बात समझे, ये 53 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स है ना? खुदा का खौफ करो, यस वालो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? रुपीज इन मिलियन। ये है 53 मिलियन रुपए, ये है 53 मिलियन रुपए। मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? अब बड़ा मसला हुआ, पता नहीं ये शेयर्स कितने रुपए पे इशू हुए होंगे। ये कल वाला असूल काम आया कि शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो सिर्फ फेस वैल्यू ही जा सकती है, इसीलिए तो फायदा हो गया। अब इसमें 10 ही है, कोई प्रीमियम पे इशू हुए होते तो पहले को प्रीमियम वो अलग पड़े होते, डिस्काउंट पे तो वो अलग होते, ठीक है ना? यहां पर तो सिर्फ फेस वैल्यू आ सकती है, कल से डिसाइडेड है, ठीक है? तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकालने हैं, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा ₹50 प्लस ₹3। आप कहोगे नहीं सर मिलियन नहीं लिख रहे ना, चास नहीं आ रही। ₹50 मिलियन प्लस ₹, भाई इधर देखो, ओ भाई जो पूछ रहा था पहले अगर हो जाते इशू, तो देखो जब शेयर कैपिटल में कोई चेंज आ जाए उसके बाद कोई इवेंट आए तो फिर वो भी शेयर कैपिटल ही है। कौन पूछ रहा था? इधर से सवाल आया था, समझ आई बात की, ठीक है ना? तो वो स्टेज देखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये बोनस शेयर यहां पर इशू हुए होते और डिविडेंड बाद में बढ़ता तो फिर 50 जमा 3 53 के ऊपर परसेंटेज लगती। यही उसूल है, इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया था मैंने, परसेंटेज लगाओ लेटेस्ट बैलेंस जो चेंज होने के बाद हो, डिविडेंड से पहले इमीडिएटली, ठीक है? अच्छा छोड़े, बात और हो रही। राइट इशू का पहला स्टेप क्या है?
नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू निकालने हैं, तो ये शेयर कैपिटल है बिफोर राइट इशू। ये क्या है, मैंने लिखा है यहां पर शेयर कैपिटल इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। इसको डिवाइड कर देंगे ₹10 से, क्योंकि सवाल के अंदर उसने लिखा हुआ था फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर। ठीक है, तो फिर 5.3 रुपीज 5.3 ना, रुपीज ये है 5.3 मिलियन शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हुआ करेगा। कोई मसला है इसमें तो पूछ ले। जब ये निकल आया एक बार, तो फिर राइट इशू यानी राइट शेयर्स यानी न्यू शेयर जो इशू हुए हैं वो निकालना तो अब मसला ही कोई नहीं है। तो स्टेप 2 में हम निकाला करेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स। राइट मतलब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं न्यू, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स जो इशू किए हैं, इशूड, वो हम निकाला करेंगे, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। अब वो निकालना है तो सिंपल सी बात है, 5.3 मिलियन पे लगा दो 20%। 1 for 5 को कह दिया था ना 20%, तो सवाल ने खुद ही बताया हुआ था 20%। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल पे नहीं लगता, नंबर ऑफ शेयर्स पे लगा के नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकालते हैं हम। ठीक है, तो 5.3 मिलियन शेयर्स, ये आज ज्यादा तफसीलें हैं, कल से बस शॉर्टकट ही होगा, फिगर्स आएंगी, सारा कुछ आज लिख रहा हूं। ठीक है ना, 5.3 मिलियन शेयर्स इंटू 20% करेंगे तो शेयर्स के ऊपर परसेंटेज लगाई तो शेयर्स ही निकलेंगे दोबारा। तो यहां पर भी मैंने वही लिखा हुआ था, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ही निकाल रहे हैं। तो बताओ जी 1.06 मिलियन शेयर्स। समझ आ रही है? इससे स्लो मैं चल नहीं सकता मेरे तो ख्याल से। अब इससे स्लो क्या, इससे सस्ती तो खामोशी। अच्छा जी, ये 2 स्टेप्स हो गए जी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने नए इशू किए हैं। अब भाई मौजे ही मौजे हैं। अब तो वो एंट्री है जो कल हमने सीख ली थी, सिंपल। स्टेप 3 में हम क्या पास किया करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री आपको आती है, इधर देखो, जर्नल एंट्री कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, क्योंकि 10 वाला शेयर 13 में बिका। ठीक है, तो कैश कितना आया, शेयर कैपिटल में कितना गया, शेयर प्रीमियम में, ये बाद में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर जो इशू है वो लिख लो। ये तो हर जगह ही आते थे ना, ये तो हर, इधर देखो, ये देखो शेयर कितने हैं, 50। नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे इन्होंने, शेयर इन्होंने इशू किए थे, स्ट्रॉन्ग कंपनी शेयर इशू किए थे 50 शेयर इशू किए थे, तो 50, ये तो तीनों जगह आना है ना। तो नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए वो निकल आए ना, तो सबसे पहले वो लिख लो। ठीक है, चलो 1.06 मिलियन। ठीक है, मिलियन अपना लिखो जगह एंट्री की है। ठीक है, 1.06 मिलियन शेयर्स, फिर यहां पर 1.06, यहां पर भी 1.06। ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। अब इश्यू प्राइस क्या थी, 13 रुपए, तो फिर कैश कितना आया, ₹13, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ₹10 पर शेयर, बाकी कहां जाएगा, प्रीमियम में। तो एंट्री बोलो, कितने से डेबिट कैश, 13.78 से कैश, मिलियन से कैश डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल में 10.6 क्रेडिट हुआ, और शेयर प्रीमियम में 3.18 क्रेडिट हो गया। मुश्किल क्या आसान, ये इतनी लंबी अंग्रेजियां थोड़ी लिखा करेंगे, तो आपके लिए पहली दफा लिखी है। ठीक है, अब ये एंट्री पोस्ट करनी है दोस्तों, पोस्ट करनी है ये एंट्री। तो कैश आ गया, कैश डेबिट दिमागों में, वो तो चेंज इन इक्विटी में नहीं आएगा। ठीक है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर इशू हुए हैं तो शेयर बढ़े हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर्स बढ़ गए कितने से, तो 10.6 मिलियन रुपीज से शेयर कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, और नेक्स्ट है शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये भी बढ़ गया 3.1। ये क्या हुआ है, ये राइट इशू हुआ है, यहां पर हमने लिख दिया वर्किंग 1 का रेफरेंस। ठीक हो गया जी। तो राइट इशू में कैश डेबिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाता है। क्लियर, डन, आगे ये भी तकरीबन हर सवाल में यहां पर होगी, और आगे भी जब जाएंगे IAS 8 में, तो जब चेंज इन इक्विटी आनी है ना, ये एडजस्टमेंट उन्होंने डाली होनी है, तो ये बड़ी काम की एडजस्टमेंट है। यहां तक को मसला जी, बेटा बोले, ये मसला है, AC भाई 16 पे है, 23 पे करा दें, थोड़ा ऊपर कर दें इसकी ग्रिल, और इसको 23 पे करवा दें। अच्छा जी, चलें आगे।
अच्छा, अब आखिरी एडजस्टमेंट से पहले थोड़ी सी कहानी सुने। होता पता है क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर पड़े हुए बैलेंस को देख के शेयर होल्डर्स की राल टपकती है। इनने प्रॉफिट्स रिटेन्ड है, बांटो। अब पता है आपको कि बिजनेस ने ग्रो करना हो तो पता है आपको कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी री इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं बिजनेस, ठीक है। तो नॉर्मली बिजनेसेस ऐसा करते हैं कि अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में से कुछ प्रॉफिट्स को अलग करके रिजर्व बना लेते हैं। वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है रिजर्व, और जनरल पर्पस भी हो सकता है, ठीक है, सही है ना। स्पेसिफिक पर्पस मतलब वो जी हमने हेड ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है, 10 मंजिला प्लाजा बनाना है, पैसे इकट्ठे वहां से निकालेंगे उस वक्त बिजनेस से तो मुश्किल हो जाएगा, अब इसे ना हर साल थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स अलग कर लेते हैं, बिल्डिंग के लिए फंड बना लेते हैं, रिजर्व बना लेते हैं। या जनरल पर्पस भी हो सकते हैं, वैसे अलग कर लो यार ताकि ये डिविडेंड के तौर पे बांटने ना पड़े, अलग पड़े रहे, बिजनेस में यूज होते रहे, ठीक है। तो रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो आखिरी पॉइंट में इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया एट ईयर एंड, मैनेजमेंट डिसाइड टू ट्रांसफर 12 मिलियन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स टू जनरल रिजर्व्स, ठीक है। तो ये है जी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब कहां से पैसे निकलने, कितने और कहां पे डालने हैं, तो एक नया कॉलम ओपन हुआ, नाम उसका रखा हमने जनरल रिजर्व। ओपनिंग में तो कोई नहीं था, इससे पहले तक तो हमने ये काम नहीं किया था, प्रॉफिट्स बढ़ने लगे तो हमने कहा एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, ये पैसे आहिस्ता आहिस्ता अलग रखते हैं, बिजनेस में इस्तेमाल हो, ये कभी बांटने ना पड़े डिविडेंड के तौर पे, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग से ये पैसे निकाले और जनरल रिजर्व में डाल दिए। इसकी एंट्री क्या बनी, रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो रही है तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। नेचर जो इस स्टेटमेंट में हर आने वाली चीज की नेचर क्रेडिट है ना, इक्विटी की स्टेटमेंट है, हर आइटम इक्विटी का है, तो इक्विटी आइटम कम हो रहा है तो मतलब डेबिट, क्रेडिट नेचर की चीज कम हो तो डेबिट, ये रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और जनरल रिजर्व में फेंक दो तो वो बढ़ जाएगा, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट, ठीक है, सही है। ऐसे ही एक और एंट्री अभी तो इस सवाल में नहीं है, आपके होमवर्क के सवालों में इंशाल्लाह वो होगी, जो आपको 2 पास पेपर के सवाल आज मैंने होमवर्क में दे देने हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स, एक ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स की एंट्री आपको याद हो आपने पढ़ी थी, हाँ, रिवैल्यू सरप्लस जब आता था तो इंक्रीमेंटल डेप्शन आती थी तो उसकी ट्रांसफर करते थे, वो एंट्री क्या थी, इसका मतलब वो, अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस भी अगर आपको याद हो ना, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए हमने कहा था कि एक कॉलम बना लो, ये जब मैंने आपको ये सारा काम सिखाया था ना, ये वाला जो कल दिखा रहा था, तो एंड पे एक बात ये भी की थी, ये कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है उसको प्रॉफिट में नहीं डालते ताकि वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ना ऐड हो जाए, बल्कि उसको अलग से रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बना के इक्विटी के अंदर अलग से अलग शो कर देंगे, कहा था ना ये। तो ये इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल भी आता है, कल नई चीज पढ़ी शेयर प्रीमियम भी आता है, पहले से पता है रिटेन्ड अर्निंग्स भी आती हैं और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आता है, और आज नई चीज पढ़ी जनरल रिजर्व भी आता है। तो ये सब के सब क्या है, ये इक्विटी के आइटम्स ही हैं, ठीक है। तो ये सवाल हम कर रहे हैं, तो एक एंट्री यहां पर नहीं है, लेकिन मैं एंट्री सिखा रहा हूं कि जो ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, तो ये भी, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये भी इक्विटी का आइटम ही है। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इसको लिखते हैं लोग, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो भी नाम लिखा हो, बहरहाल ये मैंने टोटल के लिए कॉलम छोड़ा हुआ, ठीक है ना, टोटल के लिए। अच्छा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो ओपनिंग भी कोई नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, और इस साल में कहीं पे रोज भी नहीं हुआ, लेकिन मैं वैसे एक एंट्री सिखा रहा हूं आपको कि अगर इसके अंदर से ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स की एंट्री हो तो एंट्री ऐसे होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट मतलब कम, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट मतलब बढ़, ठीक है। और क्लोजिंग बताते जाओ मुझे, बस खत्म होगी कहानी। 63.6 एक मिनट में ये मुश्किल वाला काम करना हूं पहले, बहुत मुश्किल, सिर्फ मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा चले जी, शेयर कैपिटल 63.6 आ गया, ये हम निकाल रहे हैं इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस। जरा नीचे वाली वर्किंग की वजह से ना थोड़ा सा ये तंग हो गया है, माजरत के साथ, ठीक है, क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट इक्विटी क्लोज हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। ये तो नीचे वर्किंग है, 3.18 50.5 12 और ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आगे कुछ भी नहीं है, और टोटल आप घर पे आप बना लेना, ठीक है। अच्छा जी बना दे, 120 यहाँ स्टॉप है, 80 है, अच्छा किसका इधर, चले वो बाद में बताइएगा, 80 45 7.5 नेगेटिव, उसके बाद 2 नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे देखो ना इक्विटी के अंदर ही मूवमेंट कर ली हमने,
ऐसे ही ये 13.7 है टोटल, वो कैश की फिगर भी नजर आएगी आपको। फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 129। अच्छा ये भी है 28 भी है, 129.28, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गई। और इसके बाद अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये एक्स कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, देखें ये एक्सट्रैक्ट नहीं था, ये पूरी ही बनी हुई है इस वक्त। इसमें जो सवाल के अंदर था सारा शेयर कैपिटल भी है, शेयर प्रीमियम रिटेन सब कुछ आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सट्रैक्ट ही है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको पता है हमारे पास एसेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है। तो एसेट्स को छोड़कर एज ऑन लिखो, एज ऑन 31 दिसंबर 18। मैं सिर्फ बताना आपको ये चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सेक्शन में जो इक्विटी आता है, उस इक्विटी के अंदर ये सारे आइटम्स नहीं आना है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये सब इक्विटी आइटम्स है ना। नेक्स्ट रिटेन अर्निंग्स, ठहर जाओ, जनरल रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। किसी से कहीं से आवाज आई नेट अमाउंट नहीं लिखते? नहीं। कहां से आवाज आई थी, किसने बोला था नेट अमाउंट नहीं लिखते? जी बेटा नेट अमाउंट नहीं लिखते, ठीक है। नहीं होना चाहिए ना कि पीपी में नेट अमाउंट कर देते थे, यहां क्यों नहीं कर रहे? तो वो इस तरह से यहां पे नहीं करना, इसके लिए बकायदा एक मूवमेंट बनाई जाती है इक्विटी के हाथ। यहां पर क्या आएगा, ये देखो, ये क्लोजिंग यहां से स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी से निकलेंगे, निकल कर यहां, ये यहां, ये देखो आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, ठीक है ना, ये बस ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारे क्लोजिंग उठेंगे और बैलेंस शीट के फेस पे चले जाएंगे। तो बैलेंस शीट के फेस पे शेयर कैपिटल नजर आएगा, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स 50.5, 12, और ये कोई नहीं था, वैसे ही मैंने सिर्फ जो है ना वो एंट्री दिखानी थी इसलिए डाल दिया। अब यूजर के सामने बैलेंस शीट आएगी, यूजर कहेगा ये कैसे 63 बना, हम कहेंगे जाके मूवमेंट देख लो इसकी। वो हम कहेंगे देखो सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यार साकिब को बुलाया उसे के चले रहने दे, हो गया, अब तो रजिस्टर पे काम करना, उधर मैंने अपने रजिस्टर पे करना है जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, 10 के दिन बाद शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, 15 भी लग सकते हैं, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूजर के सामने ये स्टेटमेंट यानी इक्विटी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनी होती है। उसने अगर इक्विटी आइटम्स की मूवमेंट देखनी है, यहां पर सिर्फ क्लोजिंग पड़े हैं, तो स्टेटमेंट यानी इक्विटी में जाएगा और यहां पर से मूवमेंट्स देख लेगा, ठीक हो गया। अब अगली बात, यहां से तो क्लोजिंग उठकर बैलेंस शीट में चले गए, यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रियल सरप्लस में ओसीआई भी आएगा। ये फिगर कहां से आती है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है, ठीक है। बाकी ओपनिंग इसी का अपना, बाकी डिविडेंड्स यहीं पे माइनस होते हैं, शेयर्स इश्यू हो तो यहीं पर आते हैं, ये सब यहीं पर ही होने हैं। लेकिन ये प्रॉफिट्स कहां से आने हैं? अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट, ठीक है, वो फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, बल्कि दरअसल हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी होता है, ठीक है। ये वैसे मैंने वहां पे बनाया था दूसरी क्लास में, चलो थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं क्विकली। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स आती हैं, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। कोई भी वर्किंग यहाँ करने की इजाजत नहीं है। देखें इंट्रो में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, वो बच्चों वाली थी। FAR 1 में ये बनानी नहीं है, FAR 2 में जाके फिर बनानी है, और वो बड़ों वाली होगी, इसलिए वो बनाई हुई भूलनी भी नहीं है। लेकिन उसका फॉर्मेट यही होगा जो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जीपी के बाद ऐड अदर इनकम, 10 भी इनकम्स हैं तो आपने उनको नोट्स में जाकर बताना है। यहां पे एक ही फिगर लेस, आप कहते थे यहां पर लिखते थे लेस एक्सपेंसेस, और दुनिया जहान के एक्सपेंसेस फेस पे आ रहे होते थे। ऐसा नहीं होगा, बड़े हो गए, ठीक है। अब आपने एक्सपेंसेस को नस्लों में बांट कर उनकी करना है। एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग नहीं, अदर एक्सपेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। तो एडमिन, सेलिंग, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, बस एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ही होता है, ठीक है। तो हम पहुंच जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। फिर आप बड़े हो चुके होंगे, आप IAS 12 भी पढ़ चुके होंगे और टैक्स की एंट्री भी करना सीख चुके होंगे, तब तक FAR 2 में लेस करेंगे आप
टैक्स एक्सपेंस, और आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक वो फिगर्स आती हैं जो बिजनेस कमा चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने ये बात की थी कि अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आए तो उसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखना है। ठीक है, बल्कि आपने उसको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लिखना होता है। ये नहीं बताया था मैंने, आपको कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए। अब ये जो हिस्सा है ना जी, ये हिस्सा जो सेल से शुरू होता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसको इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह देते हैं। तो अगर रीवेन सरप्लस अरोज हो ड्यूरिंग द ईयर तो वो इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, उसकी जगह है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये जगह हमने बनाई ही नहीं थी आज तक, तो आज आ रही है, इसकी खूब प्रैक्टिस है। अगला 20-25 मिनट का जो टाइम बचा है ना, मैंने पुराना सवाल जो आपने किया था रिवैल्यूएशन में, जिसमें 3 के 4 रिवैल्यूएशन हुई थी, 3 रिवैल्यूशन थी कालेबन, उस सवाल को जाके ओपन किया है। उसमें मैं हर सवाल की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाऊंगा, यहां से हर सवाल की चेंज इन इक्विटी बनाऊंगा और आपको शेयर करता जाऊंगा हर एक की जो है वो फिगर्स। ठीक है, बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आएगा तो वो कहां आएगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, और फिर इनका जो टोटल होता है वो कहलाता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, लेकिन ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम का लफ्ज शायद मैं आज लिखूं ना, उधर जब फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो ये दो हिस्से होते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के, एक इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको ये भी कहा जाता है आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है। यहां पे रियलाइज्ड गेन्स पड़े होते हैं और यहां पे अनरियलाइज्ड, इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर जाएगी तो ये फिगर जाएगी। ठीक है, ये फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं जाती, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस वाले अपने कॉलम में जाएगी। अब सिर्फ यही देखना है हमने अगले 20 से 25 मिनट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का। ठीक है, अल्लाह करे साकिब ने इधर से मिटाया ना हो। मुझे लगता है आज बहुत जज्बात में था पठान का बच्चा, आज ने मिटा दिया हमने। देखा लावा कंपनी। चलो जल्दी से मैं यहां भी बना देता हूं ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए, कभी इस फॉर्मेट को देखना। अब यहां पे देख लीजिए, वही वाला फॉर्मेट इधर देखें, सेल, चल अब आप बोलें, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट पे आ गई बात, फिर ऐड अदर इनकम लेस एडमिन एक्सपेंसेस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस लेस अदर। बेटा ऑपरेटिंग ना, बार बार आपको आवाज आ रही है ऑपरेटिंग की, तो सुन लें, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस को कंबाइंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो जब एडमिन सेलिंग लिख ली है तो फिर आप ऑपरेटिंग नहीं बोलें। ठीक है, एडमिन प्लस सेलिंग मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये असल में ना अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस जो मैं ओ एक्सपेंस लिखा हूं। ठीक है, ओ एक्सपेंस वो कहते हैं अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट। और एक बात बताऊं आपको, ये चीजें IS 1 ने कही है फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट पे होनी चाहिए। भाई वहां की तस्वीर की वजह यहां की तस्वीर बनाना बेहतर हो रही है जरा। ठीक है, IS 1 ने ये चीजें कही हैं, इससे ज्यादा कुछ लिखने की इजाजत नहीं है फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट में, फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। जो कुछ करना है नोट्स में करना है, जाके FAR 2 में देखेंगे जब इस तरह की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे आप, इसी तरह की बनानी है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट लेस करके आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, इसमें से आप लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस और आप पहुंच जाएंगे लावे की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर तक। ठीक है जी, ऊपर देखें ना लावा कंपनी लिखा हुआ है। अच्छा, बच्चों ने कहा था। अच्छा जी, अब इधर देखें, पहले बचपन में आप बस इसको नेट प्रॉफिट कह के इसको क्लोज कर देते थे, याद है कि जी ये सारे एक्सपेंसेस लेस हुए तो ये जी नेट प्रॉफिट आ गया। ना जी ना, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके आगे भी कुछ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे हम अभी तक। अब हम शुरू करेंगे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसके अंदर आपके FAR 1 के सिलेबस में तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है रिवैल्यूएशन सरप्लस। FAR 2 में जाएंगे तो एक दो चीजें यहां पर और भी ऐड हो जाएंगी, फाइनल में जाएंगे तो फिर और भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा एक बात जरा अहम, इधर देखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो यहां पर आता है सिर्फ फॉर द ईयर। मैं ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि ये पहली बार आपके सामने चीज आ रही है ना, वरना ऊपर हर चीज ही फॉर द ईयर है, प्रॉफिट एंड लॉस ही फॉर द ईयर है। ऐसे ही है कि नहीं, बोलो। तो इसमें तो हमने सेल्स फॉर द ईयर नहीं लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर नहीं लिखा, पता है हमें, ये पहली बार चीज आई है इसलिए मैंने लिख दिया। जो रिवेल सरप्लस अरोज होगा
फॉर द ईयर, जो एंट्री होती थी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट रियल के दिन, वो सरप्लस यहां क्रेडिट होगा, और जो रियल सरप्लस रिवर्स भी होगा लॉस आने पर, वो उस फॉर द ईयर वो यहां आएगा। ये जो ट्रांसफर ट्रूसवर की एंट्री है ना, ट्रांसफर ट्रूसवर की एंट्री, वो ओसीआई में नजर नहीं आती। ये समझाना था, सिर्फ इंतजार इसलिए इतना अरसा किया कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमने नहीं बनाई थी, वो आज बनाना सीख चुके हैं, तो अब ये वाली बात भी हम करेंगे अगले 20 मिनट बस आराम से यही बात करेंगे सुकून से, नो जल्दी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर यहां पर आता है, और जब इन दोनों का यानी रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स का टोटल करते हैं तो उस चीज का नाम रखा जाता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। तो इस फिगर ने कहीं नहीं जाना होता, ठीक है, इस फिगर ने इसने कहीं नहीं जाना होता, ठीक है, ये यहीं पे नजर आएगी बस, ठीक है। जानना किसने होता है, जानना किसने होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में, कहां पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात कर रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है रिटेन अर्निंग के कॉलम में अपनी लाल गाड़ी पे बैठ के, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो अरोज हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस अपनी सबस गाड़ी में बैठकर रीवैल्यूएशन सरप्लस के अपने कॉलम में जाता है, ठीक है, ओके। तो ये है बात, ठीक है। जरा ना यहां से टाइम नोट कर लें, आज ये भी टोटा बच्चों को देना है, ठीक है। तकरीबन 20 मिनट ये भी बन रहे हैं, इसमें ये दोबारा बल्कि ये वहीं पे ही पहुंच जाए, वहीं पर ही यहां से जब मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है, कि ये मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए भी है, और ये किसी वक्त रिवीजन करने के लिए ये वाला हिस्सा आपका YouTube पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की है कि रियल सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर जो अरोज होता है या खत्म होता है लॉस आने पर, वो यहां प्रेजेंट होगा, और जो फॉर द ईयर नहीं बल्कि दूसरी ट्रांसफर की एंट्री होती है चेन इक्विटी में जाएगी। ये डिस्कशन जो है, ये डिस्कशन अलग से मैं इस वीडियो के अंदर आप सुबह वाले बच्चों के लिए भी रख रहा हूं, और यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, जब कभी जरूरत पड़े तो इसको आप सुन सकेंगे, ठीक है। तो यहां से आपने टाइम नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पे मैं बच्चों इनको ये कह रहा हूं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो हमेशा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ठीक है, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर होता है वो हमेशा जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ठीक है जी, ओके बच्चों। चले, अब इसकी पिक्चर ले लें आप लोग, ठीक है, इसकी पिक्चर ले लें, और ये फॉर्मेट है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक मिनट रुकें, एक मिनट, ये बात तो लिखने दें। इसको कहा जाता है, ये सेल्स से लेकर नेट प्रॉफिट तक की फिगर को, इस वाले बच्चों को लिखवाया था इसलिए मैंने कहा आपको भी लिखवा दूं, सेल्स से नेट प्रॉफिट वाली फिगर तक जो कहानी है ये है इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जबकि इसके बाद की जो कहानी है वो आउटसाइड प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। और इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है, जिसने कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल मैं इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा मिटा रहा हूं, पिछली क्लास में भी मिटाकर मैंने पहले बच्चों को समझाया था, ठीक है ना। तो ये रेड जो है ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। इसको इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये इसको कहा जाता है इनसाइड प्रॉफिट, जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में आनी है, जो के रियलाइज प्रॉफिट्स हैं वो यहां पर, और ये कहलाता है, कभी कभार ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना तो परेशान ना होना, आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। उधर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी है, वहां पे मेरे लैपटॉप ने कहा नहीं, मैंने बंद भी होना। अच्छा जी, ओके, नाउ आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया जी, ये बात समझ में आ रही है। तो अब इसकी पिक्चरें ले लें आप, ये पिक्चर ही है, उसके बाद तो फिर हम जो है ना सवाल पे जा रहे हैं, और उसमें हम तकरीबन 5-6 साल का, पिछली क्लास में ना 3 साल की असल में बन पाई थी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो कट करा ली यहाँ से। अब उन बच्चों को मैसेज, साकिब को भी बुला लें, टैक्सी क्लास में भी बताना है कि ये 20 मिनट की रिकॉर्डिंग 15 मिनट की 20 मिनट की होगी, साकिब को मैसेज करके बुला लें। अच्छा जी, तो वो उन बच्चों को भी इसलिए दिखा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि 6 साल की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बना लें। इधर 5 मिनट मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं एंड में, 5 ही मिनट और चाहिए थे। शुरू करें जी कहानी। क्वेश्चन यहां पर जो मैं करने लगा हूं वो है 59 जो आपने किया था, पेज 459 ऑफ बुक्स पे एक क्वेश्चन आपने किया था जिसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर की रिवैल्यूएशन थी, और सबसे ज्यादा लंबा सवाल यही था, मैंने वो सिलेक्ट किया, जिसके अंदर आपकी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की वर्किंग भी हुई थी, और
लेजर्स भी बने थे, मैं साइड पे उठा के लेगा लेजर्स को, ये देखो, ये हमने इसी सवाल के लेजर्स बनाए थे, अगर आपको याद हो क्लास में, ठीक है। तो ये लेजर्स की मुझे जरूरत नहीं, ये तो बचपन की बात है, अब तो आप 55 में आ गए, मतलब लेजर्स की प्रभाव आपको क्या, तो एंट्रियां शेंट्रियां सब याद है, ठीक है। इधर देखें, मैं ये करना चाह रहा हूं, ये बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं कंप्रिहेंसिव इनकम बनाऊंगा, चेंज इन इक्विटी बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट्स, कंप्रिहेंसिव दोनों के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है ना। और ये कौन कौन से, देखो इधर ये एंट्रीज भी आपकी हुई थी, ये सारा सवाल ना आपने किया हुआ, मैंने इसलिए ये उठाया। 31 दिसंबर 12 वाले साल की एंट्रीज मैं नहीं करूंगा, 31 दिसंबर 13 वाली एंट्री एक डेबिशन किया वो नहीं करूंगा, क्योंकि इस वर्किंग को देखें ना अगर आप, ये आपकी जो वर्किंग है, इसमें पहली रीवैल्यूएशन कब जाकर हो रही है, यकम जनवरी 2014। पेज बेटा सवाल आपको नहीं मिलेगा, ये सोल्यूशन पेज सवाल का जो है वो 59 मैंने पहले बोला, उस वक्त आप शायद सो रहे थे, पेज नंबर 459, ठीक है। ये सवाल तो आपकी रजिस्टर्स पे होगा ना, घर जाके इसको ढूंढना भी छोड़ दो, ये सवाल इसीलिए यहां पर लेकर आया हूं कि आपके सामने सवाल भी है, जवाब भी है, ओके। इस सवाल के अंदर बच्चों, क्योंकि सवाल से आपको कोई फायदा नहीं होना, मैं तो सोल्यूशन पे जाना है, इसलिए छोड़ें बस, पेज नंबर पहली रिवर्जन किस दिन हो रही है, यकम जनवरी 2014, ठीक है। इससे पहले वाले 2 सालों से फिर मुझे कोई सरोकार नहीं है, इतना सिंपल है, सिंपल सी बात है। एसिड खरीदा, देखो एंट्रीज भी की थी हमने, एसिड खरीदा और एसिड घिसा, फिर अगले साल सिर्फ घिसा और बस कहानी खत्म। ये मैंने आमने सामने भी एंट्रीज की थी, ये ठीक है। बेसिकली मेरा जो आज का मकसद है वो आपको ये एंट्री और ये एंट्री समझाना है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। वो इतने ज्यादा अकाउंट्स पता नहीं क्या कुछ कर रहा हूं मैं, ठीक है। उधार क्यों रखा था, इस बात को आपको बता दिया था कि स्टेटमेंट इन इक्विटी बनने का इंतजार कर लो मेरे बच्चों, जब वहां पे पहुंच जाएंगे तो ये काम होगा, आज होने लगा, ठीक है। अब ये देखो, यकम जनवरी 14, 16 और 18 पर रिवैल्यूएशन हुई है, सवाल में देख लो, यकम जनवरी 14, 16 और 18 पर रिवैल्यूएशन हुई थी। बस सवाल को अब छोड़ो, वर्किंग में देखो, ये देखो इत्तेफाक से उस वक्त भी ये येलो किया था, यकम जनवरी 14, 16 और 18 पर रिवैल्यूएशन हुई थी, ठीक है, सही है। अब बस वर्किंग और एंट्रीज दिखाऊंगा, इधर देखो, यकम जनवरी 14 पर रिवैल्यूएशन हो रही है और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, क्रेडिट। फिर यकम जनवरी 16 पर रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूएशन हो रही है यकम जनवरी 18 पे और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, क्रेडिट। एक तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां डेबिट और कहां क्रेडिट होना है, ये देखना है अभी, मैंने कब देखा है, ठीक है। दूसरा, ऐसे नहीं है कि रिवैल्यूएशन सिर्फ यहीं पर ही डेबिट क्रेडिट हो रहा है, इधर देखो, जब सरप्लस का बैलेंस होता है तो ट्रांसफर की एंट्री भी आती है, मिस हो रहा है भाई, सरप्लस का बैलेंस है तो ट्रांसफर, ये कौन सी एंट्री है, ये वर्किंग देखो, ये देखो, ये 19, ये 19, सही है। 14 वाले साल में चौथी एंट्री, 14 वाले साल में चौथी एंट्री 19, और 15 वाले साल की दूसरी एंट्री, क्योंकि वो उस साल में रिवैल्यूएशन नहीं ना हुई थी, ये तो एंट्रीज नहीं आई, तो ये दूसरी एंट्री, ठीक है। फिर आ गया हमें लॉस आया, कितने गया, ये लॉस आया तो सरप्लस नील हो गया, जब सरप्लस नील हो गया तो फिर इस +9 की हम एंट्री पास नहीं करते थे, इसलिए वो हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। और फिर हमें हो गया सरप्लस, इसलिए रिकॉर्डिंग करा रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम प्लस में 5-7 मिनट आ गया था, ये तफसील से बात हो रही है तो उन बच्चों को भी मिल जाए, ठीक है ना। तो फिर सरप्लस आया 250 का, तो फिर इस 18 की एंट्री होगी और वो एंट्री भी रिवैल्यूएशन सरप्लस को हिट करेगी कि नहीं करेगी, तो असल कहानी बस यही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस की हिटें देखनी है, ठीक है, ओके। अब ये कहानी आपके सामने पहले से, ये आपको पता है, ठीक है। ये सारी कहानी की ये वाली बात अभी तक आपको पता नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना सिखा चुका हूं आपको। एक्सट्रैक्ट्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे शेयर कैपिटल नहीं आएगा, शेयर प्रीमियम नहीं आएगा, मेरे पास सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस की ही चीजें हैं, थोड़ी जगह है ना, तो मैं वही लिखूंगा, ओके। शुरू करते हैं कहानी, जी भाई, मसला है नहीं, अच्छा जी। तो लावा कंपनी 14 में पहली बार 31 दिसंबर 2014, यही था ना पहला साल, बोलो। अच्छा, इस साल में ना जो प्रॉफिट की फिगर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, भाई ये क्या मसला आ रहा है, माइक को तो कोई नहीं छेड़ रहा, माइक को कोई ना छेड़े भाई, किसी का सवाल है तो इधर आ जाए, हैं? अच्छा जी, पैट की फिगर ना भाई आपको अब अज्यूम करनी पड़ेगी, इस सवाल में गिवन नहीं थी, तो जरा अज्यूम कर लो, कोई फिगर बता दो, 100 बहुत कम है, 700 कर लो, ठीक है। ये पैट है, और इधर देखो बच्चों ये पहली एंट्री, ये यकम जनवरी 14 की पहली एंट्री, यकम जनवरी 14 के साल की पहली एंट्री तो डेबिट ट्रांसफर हुई, दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस
आज की ताजा खबर, ये रिवेल सरप्लस क्रेडिट होता है इन ओसीआई। ये पहली बार देखा हमने। तो ड्यूरिंग द ईयर, मैंने तो पहली बार ही देखा क्लास में इसमें, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो सरप्लस आया है ये ओसीआई में जाकर क्रेडिट होना है, यानी कि गेन है ना, क्रेडिट गेन होता है, ठीक है। तो यहां पर ओसीआई में आके मैंने लिखा रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये भी फॉर द ईयर है, ठीक है ना जी। कितना, ये असल फिगर लिखाओ, ये असल फिगर लिखवानी है 350, ठीक है ना। सवाल में जितना सवाल रह जाएगा ना वो आपने घर जाके पूरा कर लेना, फिर मैं कल की क्लास में पूरा करा दूंगा। कितना जी, 350। अब असल बात क्या है जो बतानी है, असल बात यह है कि जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी 31 दिसंबर 2014 की, जो मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ लेना है रिटेन अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को आपको बताने के लिए। तो जो बात बताने वाली है वो ये है कि 700 यहां से अपनी गाड़ी में बैठकर आएगा रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में, और ये 350 रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में आएगा ऐसे। पिछली क्लास में यूं टेढ़ा हुआ था, यहां पे ऐसे हो गया, ठीक है। ओपनिंग मुझे नहीं पता, ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग्स का मुझे नहीं पता, होगा तो जरूर, लेकिन इसका पता है ये निल है क्योंकि पहली रिवैल्यूएशन ही 1 जनवरी 14 को हो रही है ना, तो 31 दिसंबर 13 का तो कोई बैलेंस नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा चलो, अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये कहां पे आएगा, रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया, ये कहां आएगा। अब इसको ना ऐसे अलग अलग लिखने की बजाय ज्यादा बेटर प्रैक्टिस क्या है, पैट और रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग लिखने की बजाय हम यहां पे लिखते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखो ना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये दोनों चीजें आ ही जाती है ना, तो यहाँ पे टोटल लिखते हैं और 700 और 300 को आमने सामने, 350 को अभी कर देता हूं, 350 को आमने सामने लिख लेते हैं, ठीक है। इस पे कोई एतराज तो नहीं है, जिसको एतराज हो वो ऐसे लिख सकता है, पैट अलग रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग, पर मुझे एतराज है इस तरह लिखने पर। मैं पैट की बजाय यहां पे लिखना चाहूंगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2014 के साल की, ठीक है। अब इसके अंदर पैट 700 था और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो अरोज हुआ वो कितना है, ठीक हो गया। तो ये काम पहले भी आपको पता होता आया, बचपन में आप जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते थे वो नेट प्रॉफिट कहां जाता था, प्रॉफिट लॉस से निकलता था और जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था। उसी को ही हमने ट्रांजिशन दिया ना कि आप कैपिटल की बजाय रिटेन अर्निंग्स अलग कर ली और प्रॉफिट निकल के जाके रिटेन अर्निंग्स में बैठ जाता है। तो ये काम हमने पहले भी देखा होगा, ठीक है। अब ये एंट्री तो हो गई, एसेट डेबिट इन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब ईयर एंड आया और ईयर एंड पे एक और एंट्री हो रही है जिसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो रहा है। इस एंट्री में जो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ है ये कभी भी ओसीआई में प्रेजेंट नहीं होना। इसी को तो अभी मैं बता के आया था पिछले सवाल के अंदर, ये जो एंट्री भी नहीं दी गई, सरप्लस को करेंगे डेबिट, रिटेन अर्निंग्स को करेंगे क्रेडिट विद इन इक्विटी, विद इन, ये मूवमेंट विद इन इक्विटी नजर आएगी। ये कभी भी आपको इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नजर, जैसे प्रॉफिट्स निकलकर रिटेन अर्निंग्स में चले गए। अब डिविडेंड को जगा दें, इनको डिविडेंड को माइनस करना जो है, डिविडेंड को बाद में सवाल आ जाना, डिविडेंड को माइनस करना जो है वो प्रॉफिट लॉस में नजर नहीं आता। नेट प्रॉफिट निकल आया, रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो गया, आके पड़ा हुआ है, अब उसको बंटवारा उसका कर रहे हैं। ऐसे ही रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज हुआ, अरोज होकर किथे गया, अरोज होकर किथे गया, ये यहाँ पे सेटलमेंट इक्विटी में वहां से अरोज हुआ, प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर कोई मूवमेंट है तो वो विद इन इक्विटी नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो दूसरी एंट्री है ग्रीन वाली रिवैल्यूएशन सरप्लस की हिट, ये कभी भी ओसीआई में नजर नहीं आएगी, बल्कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में नजर आएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में। यानी ट्रांसफर की एंट्री इधर हुआ करेगी। ट्रांसफर की एंट्री क्या है, कितना 19 है, 19 ये डेबिट और ये क्रेडिट। लेकिन मैं क्लोजिंग बैलेंस जो है ना बच्चों वो नहीं बता सकता, ओपनिंग का नहीं ना पता, रिटेन अर्निंग्स का, लेकिन इसके बारे में तो सर्टन है, ये तो अपने सवाल का ही डाटा है। कितना आ गया जी क्लोजिंग, 331, चाहे देख लो वर्किंग से मैच करेगा। 31 दिसंबर 14 की शाम को ये देखो 331 नजर आ रहा है, क्लोजिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस 331 नजर आ रहा है। तो अब यही बैलेंस शीट में नजर आना था ना, तो बैलेंस शीट में यही क्लोजिंग तो जाते हैं, मैं भी बता के आया, ठीक हो गया। अब देखो कहानी आगे बढ़ रही है, आखिरी 5 मिनट में कहानी पहुंचेगी, ठीक है। अब देख सताम पर इंशाल्लाह 3 साल वैसे पिछली क्लास में बना, हो सकता है 4 इसमें बन जाए, या अल्लाह करे 5वां भी हो जाए, बस जल्दी जल्दी करो, आप तो समझ आ गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर अज्यूम कर लो, कोई 800 भाई ने कहा, मैं कहता हूं 820 कर लो, कोई डिफरेंट भी करो, ठीक है। और ओसीआई भी मिटा गया जालिम गुस्से में, आज बहुत जज्बाती हुआ था साकिब को बुला दें यार मैसेज करके। इस साल ये 31 दिसंबर 15 वाला साल है, 31 दिसंबर 15 वाले साल में क्या कोई रिवैल्यूएशन हुई 15 वाले साल में? भाई ये टाइम नोट करो, टैक्स वाली क्लास में उनको अनाउंस कर दो, ठीक है। और पता नहीं कौन सी बात थी जो मैंने करनी थी। अच्छा चलें, बहरहाल उनको जाके बता देना टैक्स वाली क्लास में, कह दिया, ठीक। हाँ क्या क्लास क्यों, तो आपने नहीं ऐलान किया, कब से बुला रहे हैं आपको यार, अब मैसेज करवाएं। अच्छा जी सुने, जल्दी से देखें इधर प्रॉफिट अज्यूम कर लिया,
अब देखो 15 का साल है तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो रिवन सरप्लस की कोई येलो एंट्री 15 में नहीं आई। अब एंड में सिर्फ ट्रांसफर है, ये तो ओसीआई में जाता ही नहीं है। अब इधर देखो, यहां पे प्रॉफिट तो होगा पर रिवैल्यूएशन सरप्लस नाम की कोई चीज इधर नहीं नजर आ रही। अब यहां से देखो रिटेन्ड अर्निंग्स मिटा दिया, साकी बात जज्बाती हुए थे क्या। तो 31 दिसंबर 15 वाले साल की चेंज इन इक्विटी है। इसके अंदर इधर देखो लाल गाड़ी पे बैठ के क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में, और यहां से तो कुछ भी नहीं आ रहा आज, ये गड्डी खाली आ गई है जी, सवारी कोई नहीं। ओके कोई नहीं खैर है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग का तो पता नहीं है, हाँ इसका तो पता है 331। टीसीआई 2015 में प्रॉफिट तो आएगा 820 अज्यूम किया, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है ही नहीं, कोई रोज ही नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कोई रिवर्सल भी नहीं है, डन। लेकिन 19 की एंट्री तो हो रही है, सरप्लस तो हिट हो रहा है। ये कहां पे हिट होगा, और ये कहां पे हिट होगा, दिमागों में हिट होगा। ट्रांसफर नहीं समझ आ रहा तो फिर हां से क्यों निकल रहे हैं आपके जी। 19 से डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट, ये पता नहीं कितना है क्लोजिंग, और रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग आ गया 312। ठीक है जी सही है, 12 ही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको ना फटाफट ओपनिंग बना लेते हैं, ऐसे ही फिर बाहर ढूंढना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस ये इतना और ये 312, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस। लो भाई प्रॉफिट अज्यूम करने वालों प्रॉफिट अज्यूम करो 920। यार कभी थोड़ा कम भी आ जाता है, हाँ जी, बस अपना नंबर ना बताया करें सारे ना। आप लोग कितना, पिछली क्लास में भी कसम ले लो मुझसे, उन्होंने भी 420 बताया जब मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लोग सारे 420 हो। प्रॉफिट 302 कर लें, हद हो गई यार, 755 कर लें, डिफरेंट। अच्छा सुने अब प्लीज, अब आते हैं, ये 16 का साल है, ठीक है, 16 के साल में देखते हैं रिवैल्यूएशन दोबारा हुई है। ये 16 में रिवैल्यूएशन दोबारा हुई है, बेटा चुप कर जाए ना, रिवैल्यूएशन दोबारा हुई है और लॉस आया है और वो सरप्लस को खा गया है। अब एंट्री देखो तो उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस हिट हो रहा है। जिस दिन रिवैल्यूएशन होने पर सरप्लस का अकाउंट हिट हो उस दिन उसको प्रेजेंट करना है, मत बैग उठाओ ओसीआई में, मत बैग उठाओ। ठीक है, कितनी फिगर थी जरा बताएं, 312। ठीक है, और ये एंट्री मैंने की हुई थी येलो। ठीक है बच्चों, तो ये 312 ओसीआई में डेबिट शो करना है हमने। अब इधर देखो ग्रीन, अब 312 क्या हो रहा है बच्चों, ये डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस चाहे लिख लो, लॉस ना लिखो, लेकिन ये -312 ये आएगा। ठीक है, अब अपनी अपनी गड्डी पे बैठ गए, लाल गड्डी जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स, सबज गड्डी जाएगी सावी गड्डी आ जाएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस से। हाँ जी भाईजान, ये आएगा 755 और ये आएगा 312 नेगेटिव, क्योंकि डेबिट हो रहा है। अब यहां पर लिखेंगे टीसीआई 2016। अब ट्रांसफर क्या बच्चों, कुछ होगा तो ट्रांसफर होगा, सरप्लस कितने क्या होगा तो ट्रांसफर होगा, सरप्लस नहीं है, ट्रांसफर की एंट्री नहीं है, और तो और ये भी जीरो हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने अच्छा वैसे फायदा कोई नहीं हुआ, उनकी क्लास में भी यहां तक ही हुआ था, लेकिन थोड़ा सा तेज हुआ था, चलो अच्छा है वो जरा दोबारा देख लेंगे। ये जीरो ओपनिंग है, ये 31 दिसंबर 17 है, 17 और 18 में इसको आपने 17 और 18 में इसको आपने कंप्लीट करके आना है। ठीक है, यहां पे ना आपकी लड़ाई होनी है पैट पर, तो वो मैं लिख देता हूं, पैट जो है यहां पर 1005 कर लें और यहां पर पैट कर लें 930। ठीक है, ये अज्यूम कर दिया मैंने आपको ताकि आपकी लड़ाइयां इस पे ना हो। प्लीज बेटा बात सुन लें, पैट मैंने अज्यूम कर दिया है, बाकी एक्चुअल फिगर्स की आप एंट्री करके आएंगे। पास पेपर 1 और 2 आपका होमवर्क है, पास पेपर 1 और 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पास पेपर 1 और 2 ये आपका होमवर्क है। किसी ने ये पिक्चर, अभी सब बैठे आराम से, कोई भी उठेगा नहीं, बच्चों ने पिक्चर पिछली क्लास में भी नहीं ले सके थे इसी वजह से कि बच्चे उठने लग जाते हैं। बैठ जाएं सारे, कोई भी ना उठे। वो पास पेपर 1 का पेज बताओ, 1 और 2 का स्टेटमेंट लिक्विडिटी के टॉपिक में, जल्दी करो जी। ये पिक्चर जिसने लेनी है ले लें, वैसे ऐसा करें ये इतनी पिक्चर दें ज्यादा बेहतर है जितना को हमने कंप्लीट किया है ये। ठीक है, तो ये 3 साल मैंने कंप्लीट किए हैं
ये क्वेश्चन 59 है लेक्चर नोट्स का, उसके सोल्यूशन को ओपन करना है, एक फ्रेश पेज पे ये काम करना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगले 2 साल आपने बातें क्यों कर रहे हो यार, कितने गैरतमंद हो यार तुम, कितनी बार कहा चुप करो, खामोश हो, मुझे पता है खामोश हो जाए जी। मेरी यार सुने, अगले 2 साल आपने पूरे करने हैं, अगले 2 साल फ्रेश पेज पे नए सिरे से 59 लेक्चर नोट 59 क्वेश्चन से आपने पूरे करने हैं, और पास पेपर 1 और पास पेपर 2 कौन से पेज पे पास पेपर, मुझे दिखाओ किताब, मुझे दिखा दो किताब पीछे, मैंने तसल्ली करनी है। पेज नंबर 371 पर क्वेश्चन नंबर 1 है वेडनेसडे लिमिटेड और क्वेश्चन नंबर 2 है एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। ये 2 ही सवाल पास पेपर के आपकी किताब में हैं, ये दोनों करके आने हैं, दोनों करके आने हैं, और इन 2 सालों को कंप्लीट करना है आपने मजीद आगे, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।